73% आपका कंसोलिडेटेड मुनाफा 147 करोड़ पे आ गया 542 करोड़ के मुकाबले। अगर इसको आप थोड़ा समझाएं। एक्चुअली हमारा इसमें मुनाफे में देखें कुछ खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, और खर्चे ये होंगे कि हमारे कुछ तवांग प्रोजेक्ट, हमारा 2 प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा था, तो उसको हमने काफ़ी दिन प्रयास करने के बाद आगे नहीं बढ़ पा रहा है बिकॉज वहाँ थोड़े लोकल इश्यूज़ हैं। तो उसमें हमने कुछ खर्चे बुक किए हैं 150 करोड़ के आसपास। दूसरी चीज़, हमने इस बीच में CSR में कोविड की वजह से काफ़ी कुछ खर्च किए हैं, तो कुछ खर्चे बुकिंग हुई है। अदरवाइज़ ओवरऑल अगर आप देखें तो हमारे पूरे साल का प्रॉफिट पीछे से काफ़ी बढ़ा है, और कारण ये रहा कि हमने जनरेशन बहुत अच्छा किया है, मानसून भी अच्छा था। तो अगर ओवरऑल देखते हैं तो हम काफ़ी अच्छे पोजीशन में हैं। ओके, आपने कहा कि 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो अटके हैं जिसके आपने कुछ खर्चे बुक किए हैं। अगर आप बताएं कौन से वो 2 प्रोजेक्ट्स हैं, और क्या अभी भी डिले है, कितना डिले है, कब तक पूरे होंगे ये? नहीं, वो डिले नहीं हुआ है। तवांग 1 और 2 को हमने प्रोजेक्ट लेना था, तो उसकी कुछ इस्टेब्लिशमेंट कास्ट काफ़ी हमारी हो चुकी है, क्योंकि हम वेट कर रहे थे कि शायद हमारी क्लियरेंसेस प्रोजेक्ट हो जाए। FRA जो फॉरेस्ट क्लियरेंसेस होते हैं, बट लोकल के लोगों की उसमें कुछ अपना शंका है, तो हमने प्रयास करते रहे हैं। प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं, वाइबल हैं अरुणाचल में, तो उनके कारण से हमने उस चीज़ को कुछ अपने खर्चों में डाला हुआ है। जो इस्टेब्लिशमेंट खर्चे कर चुके हैं, कुछ उसमें इन्वेस्टिगेशन हमने किया था, कोई DPR बनाने में कार्य किया था, तो उन खर्चों को थोड़ा हमने यहाँ पे अपने में डाला हुआ है। और जैसा बताया कि आपको CSR के ऊपर भी करीब 100 करोड़ के आसपास हमने टोटल किया है, तो 250 करोड़ तो मेरे खर्चे इस कारण से बढ़े हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे थोड़ी आपको प्रॉफिट कम दिख रही है। सर, उसके लिए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि CSR पे आपने जो इस समय कोविड के वक्त पे खर्च किया है वो लोगों के बहुत काम आएगा। और आपके जैसी कंपनी, हम सुनते हैं जिन एरियाज़ में आप हैं, जहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ के लोगों के लिए आप काफ़ी कुछ लगातार करते रहते हैं। एक आखिरी सवाल मेरी ओर से ये होगा कि इस समय आप कितना लोड फैक्टर देख रहे हैं, कितने कैपेसिटी से आप प्रोडक्शन होते हुए देख रहे हैं बिजली का आपके प्लांट्स पे? बिजली की डिमांड आप किस तरह की देख रहे हैं? ऑफ टेक किस तरह का देख रहे हैं? क्योंकि कोविड की वजह से हालांकि काफ़ी सारे सेक्टर्स में हमने देखा है कि कारोबार कम हुआ है, लेकिन बिजली का कंजम्पशन शुरू में घटा था, पर अब जो हमारे सामने आंकड़े आ रहे हैं ओवरऑल इंडस्ट्री लेवल पे कि फिर से वो नॉर्मल होता जा रहा है। हाँ, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा हाइड्रो प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं, और हाइड्रो में हम एक सर्टेन क्वांटिटी के ऊपर पानी स्टोर नहीं कर सकते। तो इट इज़ हाइड्रो हमारे एक मस्ट रन प्रोजेक्ट है जो हमें चलाना है, और हाइड्रो एक रिन्यूएबल पावर है, क्लीन पावर है। तो मेरी जितने भी हमारी डिमांड रही है, हमारी पूरी डिमांड जो जनरेशन मेरी कैपेसिटी है उसको पूरा यूटिलाइज़ किए। मेरा एक भी क्यूबिक मीटर अगर पानी के है तो मेरा वेस्ट नहीं गया। तो हमारे ऊपर में जनरेशन के और डिमांड सप्लाई में कोई इम्पैक्ट कोविड की वजह से नहीं आया है। और एक और कारण रहा है कि हमारे प्रोजेक्ट रिमोट एरिया में है काफ़ी, और वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि हमारे रिलेशन बहुत अच्छे कार्य करते हैं, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कोविड के पीरियड में। और MHA से जो गाइडलाइंस आई कि ये एसेंशियल सर्विसेज में पावर आती है, तो उसके वजह से हमें कुछ छूट मिली, जिनके कारण से काम के और बहुत डेडिकेटेड हमारी टीम रही, जो कि कम लोगों के साथ भी बहुत जोश के साथ इस पीरियड में काम कर रही है, और कोई भी मशीन को उन्होंने ब्रेकडाउन नहीं होने दिया। तो हमारे ऊपर में अगर सीधा सा देखें तो कोविड का इम्पैक्ट, जो पावर रिस्ट्रिक्शन चल रहे थे कोविड से पहले और कोविड के बीच में, कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। और अभी चूँकि डिमांड भी बढ़ गई है, तो ये इसका असर दूसरे पावर प्रोड्यूसर पे पड़ेगा, उनकी जनरेशन बढ़ रही है। बट हमारे में कोई चेंज नहीं है, हमारी जो पहले भी थी चल रही है, और हमारा जो डिमांड सप्लाई है वो ठीक मेंटेन हो रहा है। ओके सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे डिटेल्स देने के लिए। अब मॉनसून भी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, समय से पहले बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो वो भी हाइडल प्रोजेक्ट्स के लिए एक अच्छी खबर होगी। मानस, NHPC के चार्ट ज़रा आप देखिए। इस स्टॉक पे जो सबसे अच्छी बात हम देखते हैं और अक्सर हाईलाइट करते हैं वो ये है कि इसकी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है। इस समय 7% की डिविडेंड यील्ड आपको मिल रही है, जो आपको FD पे भी नहीं मिलता कहीं।
और करीबन 31 रुपए की इनकी बुक वैल्यू है। उस लिहाज से भी इस समय ये काफ़ी नीचे है। तो फंडामेंटली आप कह सकते हैं कि वैल्यूएशन अच्छे हैं, लेकिन आपके चार्ट्स क्या कहते हैं इस पे? देखिए, मार्च से जब हमने मार्केट में गिरावट देखी तो एनएचपीसी में कोई मेजर गिरावट नहीं देखी है, कंसोलिडेशन देखने को मिला है। अगर आप डेली चार्ट देखिए तो वहां पर एक राउंडिंग बॉटम जैसा दिखेगा। केवल इंतजार है इसका 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक होने के लिए, जो कि 22 रुपए के आसपास है। और जब भी ये 22 के लेवल ब्रेक करेगा, मैं समझता हूँ कि उसके बाद आपके टारगेट 30 से लेकर 35 रुपए के बीच में रहेंगे। ओके, तो जैसे ही ये 22 के ऊपर निकलेगा तो ये 30 से 35 की तरफ जाएगा। तो इंतजार कीजिए उस ब्रेकआउट का, इसको वक्त दीजिए। ये स्टॉक बड़े आराम से अपने तरीके से चलता है, कोई जल्दबाजी नहीं। अगर आप हमारी बातचीत सुन रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि क्या आपको एनएचपीसी के स्टॉक पे इस समय दाव लगाना चाहिए, तो 22 रुपए के लेवल के निकलने तक इंतजार कीजिए। फिलहाल स्टॉक अट्रैक्टिव ज़रूर है, लेकिन बेहतर होगा कि आप इसको थोड़ा वक्त देकर चलें। चलिए, तो ये बात हुई हमारी। और स्पीच आपको हम ये बता दें जाने से पहले कि इस संकट के वक्त तेज और सटीक जानकारी आपको मिलना बेहद ज़रूरी है। और मनी कंट्रोल प्रो ये आपका वो भरोसेमंद